वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 11 की हिस्ट्री इस बुक में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हम पहले अपनी वीडियो में समझ चुके हैं, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली ऐसे साम्राज्य के बारे में बात पढ़ना है जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो दुनिया के बहुत सारे देशों तक फैला हुआ था। देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन, बेसिक सी चीजें मैं पता होनी चाहिए, जैसे कि महाद्वीपों का मतलब क्या होता है। देखो, पृथ्वी के वो बहुत बड़े जमीन के क्षेत्र, मतलब पृथ्वी का वो बड़े बड़े भूखंड, भूमि का हिस्सा जो समुद्र से घिरे होते हैं। किस चीज से घिरे होते हैं? समुद्र से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पृथ्वी का हिस्सा, जमीन का हिस्सा है और इस अपने चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी के ऐसे भूखंड या फिर ऐसे जमीन के क्षेत्र जो चारों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, तो इस उत्तर अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी कंट्रियां आएंगी। ऐसे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके अंदर भी बहुत सारे देश आएंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके अंदर भी बहुत सारी कंट्री आएंगी। ये एशिया का महाद्वीप है, इसके अंदर भी बहुत सारे देश आएंगे। तो इस तरीके से महाद्वीपों के अंदर ना बहुत सारे देश आते हैं, इन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। और अगर कोई पूछे ओवरऑल कितने महाद्वीप है, तो कुल मिलाते 7 महाद्वीप होते हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। देखो, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर जैसे कि मैं जिस साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, वो साम्राज्य ना दरअसल 3 महाद्वीपों के अंदर फैला हुआ था। एक तो ये उत्तर अफ्रीका का महाद्वीप, ये यूरोप का महाद्वीप और इधर से ये पश्चिम एशिया का महाद्वीप। इतने हिस्से में ये आपका ये रोमन साम्राज्य जो है फैला हुआ था। तो देख सकते हैं आप, ये कितना बड़ा साम्राज्य था। ये मैंने यहाँ पे रेड भी कर रखा है कि एशिया के महाद्वीप में, अफ्रीका के महाद्वीप में और यूरोप के महाद्वीप में आपका ये रोमन साम्राज्य जो है फैला हुआ था। इस चैप्टर के अंदर हमें जिस साम्राज्य की बात करनी है, वो है आपका रोम का साम्राज्य या फिर रोमन साम्राज्य। देखो, रोमन साम्राज्य जो है ना, अपने समय का मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का ना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली, मतलब सबसे पावरफुल साम्राज्य था पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। और रोमन साम्राज्य कहाँ का भाग था? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, यूरोप का भाग था, पश्चिम एशिया और आपका उत्तरी अफ्रीका। इन हिस्सों में आपका रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। इस साम्राज्य के अंदर देखो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे, अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग रहा करते थे, विभिन्न जाति के लोग, समुदाय के लोग, जिनकी अलग अलग जीवन शैली थी, मतलब वो अलग अलग तरीके से रहा करते। हर तरीके के लोग इस साम्राज्य के अंदर बसे हुए थे। जैसे जी, क्योंकि सीधी सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य, उत्तर अफ्रीका के लोग, यूरोप के लोग, पश्चिम एशिया के लोग, इन सबका रहन-सहन जो है वो अलग-अलग हो सकता है। तो अलग-अलग संस्कृति के, भाषा को बोलने लोग यहाँ पे रहा करते थे। देखो, 5वीं शताब्दी ईस्वी में ये जो रोमन साम्राज्य था आपका, धीरे-धीरे टूटने लग गया। लेकिन जो इसका पूर्व का हिस्सा था, वो अभी भी अखंड और समृद्ध बना रहा। और आगे चल के क्या हुआ? जो खिलाफत संस्कृति थी, अब वो शुरू होने लग गई थी। ठीक है? देखो, ईसा मसीह के जन्म से लेके 7वीं शताब्दी तक का जो समय था, वो विश्व इतिहास में 2 साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली बताता है। देखो, ईसा मसीह का जन्म, जैसे कि हम समय रेखा बनाते हैं, एक ये समय रेखा है और यहाँ पे ये 0 है। इससे पहले का टाइम जो था वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम पीरियड था और इससे आगे का जो समय काल था, जो टाइम पीरियड था, वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम पीरियड था। तो ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ, 0 पे हुआ, तो इसके बाद का भी जितना टाइम पीरियड था, यहाँ से 7वीं ईसा तक, यहाँ तक रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, ये 2 साम्राज्य ऐसे थे जिनका पूरी दुनिया में एक वर्चस्व था। वर्चस्व मतलब ये दोनों साम्राज्य पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माने जाते थे। कब तक? 7वीं शताब्दी तक। देखो, इन दोनों साम्राज्यों ने मिलकर ना यूरोप, उत्तर अफ्रीका, मध्य पूर्व, इन इलाकों तक अपना नियंत्रण, अपना राज्य स्थापित कर दिया था। अब रोमन साम्राज्य देखो इतना शक्तिशाली था, तो हमें साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? क्या हमें कैसे पता चलता है कि कोई रोमन साम्राज्य भी हुआ करता था? देखो, रोमन साम्राज्य के इतिहासकार, जो इतिहासकार हुए, जिन्होंने रोमन साम्राज्य को खोजा, उसकी जांच पड़ताल करी, उनके पास इसकी जानकारी को प्राप्त करने के काफ़ी सारे स्रोत हैं। और इन स्रोतों को उन इतिहासकारों ने 3 भागों में बाँटा है। जैसे सबसे पहली हमारी पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री वो होती है जो पढ़ने के योग्य होती है। तो देखो, रोमन साम्राज्य में क्या हुआ करता था ना, कि हर साल वहाँ पे क्या-क्या घटनाएँ घटी हैं, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नई चीज़ हुई है, क्या कोई युद्ध हुआ है, कोई राजा से रिलेटेड कुछ काम हुआ है। तो जैसे भी चीज़ें वहाँ पर हर साल घटा करती थी, हर साल का एक वार्षिक वृत्तांत लिखा जाता था। ये वार्षिक वृत्तांत किस चीज़ों पे लिखा जाता था? पांडुलिपियों पर। अरे, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? तो देखो, जो कागज़ के ऊपर कोई चीज़ लिखी जाती है ना, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। जैसे कि पर इनके टाइम पे कागज़ तो था नहीं, तो ये क्या करते थे, इन लोगों को पास एक पेपायरस नाम का एक पौधा हुआ करता था, तो उसके पत्ते पर ये लोग लिखा करते थे। और ये ऐसे पत्ते जिन पे इन्होंने जो चीज़ें लिखी है, वो आज भी हमें देखने को मिलती है।
और इन्हीं के माध्यम से जो इतिहासकार हैं इस साम्राज्य के बारे में जानकारी अच्छे से इकट्ठा कर पाते हैं। ऐसी प्रलेख और अभिलेख, देखो बहुत सी जानकारी ना ये लोग जब पत्तों पे नहीं लिख पाते थे तो ये लोग पत्थरों पे भी लिखवा देते। जैसे पत्थरों पे कैसे, मान लो आपने कोई पत्थर देखा हो और उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, तो पत्थरों पे जो लिखवाना होता है उसे हम अभिलेख के रूप में जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अभिलेख का क्या मतलब होता है, तो पत्थरों पे जो चीजें लिखवाई गई हैं उसे हम अभिलेख कहते हैं। इसके साथ साथ पेपायरस नाम का एक पौधा भी हुआ करता था जिसके पत्तों पर ये लोग पत्राचार, सरकारी दस्तावेज के रूप में इन पत्तों का यूज करते थे। उनके ऊपर अपनी जानकारी, अपनी इन्फॉर्मेशन जो लिखना चाहते हैं उन पत्तों के ऊपर वो लिखा करते थे। तो आपको इस पत्ते का नाम याद होना चाहिए, इस पौधे का नाम याद होना चाहिए, क्या नाम है, पेपायरस। ठीक है, मैंने आपको अभिलेख का मतलब बता दिया। अभिलेख का सिंपली मतलब होता है जो हम चीजें पत्रों पे लिखते हैं। पांडुलिपि का सिंपली मतलब होता है जो हाथों से लिखी गई हो। ठीक है, पाठ्य सामग्री होगी, प्रलेख, अभिलेख हो गए। अब हमारा भौतिक अवशेष, देखो भौतिक अवशेष कैसे होते हैं, जैसे कि कोई भवन मिल गया, कोई घर मिल गया, कोई स्मारक मिल गई, कोई मिट्टी के बर्तन मिल गए, कोई सिक्के मिल गए, कोई चित्रकारी मिल गई। इस तरीके के जो अवशेष होते हैं इसे हम भौतिक अवशेष करते हैं। ये चीज भी हमें उस साम्राज्य की जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करती है। ये हमने साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों को पढ़ लिया, किन किन चीजों से हमें जानकारी मिलती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल है। देखो रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल मतलब इसके स्टार्टिंग फेज को हमें पढ़ना है। तो रोमन साम्राज्य को हम दो चरणों में पढ़ते हैं, एक था हमारा पूर्ववर्ती और दूसरा था हमारा परावर्ती। देखो तीसरी शताब्दी में क्या होता है ना, रोमन साम्राज्य दो भागों में बट जाता है, जैसे कि हमने लिख भी रखा है पूर्ववर्ती और परावर्ती। तो तीसरी शताब्दी से पहले का जो टाइम पीरियड था उसे हम पूर्ववर्ती काल कहते हैं, और तीसरी शताब्दी के बाद का जो टाइम पीरियड था उसे हम परावर्ती टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि पूर्ववर्ती परावर्ती क्या है, तो तीसरी शताब्दी से पहले का टाइम पीरियड पूर्ववर्ती, तीसरी शताब्दी के बाद का टाइम पीरियड परावर्ती। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व विभाजन का प्रमुख समय रेखा है, जिसे पहले के काल को पूर्ववर्ती कहते हैं और उसके बाद के काल को परावर्ती कहा जाता है। देखो रोम के अंदर ना एक गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। गणतंत्र क्या होता है, देखो गणतंत्र बेसिकली वास्तविक जो शासन करता है वो करता है हमारा सेनेट नाम की एक संस्था, पर नाम मात्र के लिए एक राजा भी होता है, पर वास्तविक जो शासन करेगा वो सेनेट होगा। अब ये सेनेट क्या है, तो सेनेट ही उस साम्राज्य की जितनी प्रमुख नीतियां हैं, जितनी प्रमुख डिसीजन है, जितनी प्रमुख निर्णय लेने हैं, वो सब सेनेट ही लेती है। और सरकार को जो गाइड भी करती है वो भी सेनेट करती है। सेनेट एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर बहुत अमीर लोग रहा करते हैं, बहुत प्रभावशाली परिवार के सदस्य, मतलब जो अच्छे घराने से हैं, राजो महाराजों के घराने से हैं, या फिर जो बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, उस टाइप के लोग जो बहुत अमीर है वो सेनेट के अंदर हुआ करते थे। या फिर जो अभिजात वर्ग थे, अभिजात का मतलब भी वही होता है, ये भी बहुत अमीर लोग हुआ करते थे। सेनेट का मतलब भी सेम होता है, बहुत अमीर लोग होना, या अभिजात वर्ग का मतलब भी वही होता है, ये लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, बहुत धनवान हुआ करते थे, और इनका सत्ता के ऊपर मतलब जो शासन व्यवस्था उसके ऊपर नियंत्रण, उसके ऊपर कंट्रोल रहा करता था। इसी शासन प्रणाली को ये लोग गणतंत्र कहते थे, क्योंकि सत्ता जो है, पावर जो है, वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में हुआ करती थी। देखो जो गणतंत्र का काल है, जो मैंने सैनिक वाली व्यवस्था बताई है, ये 509 ईसा पूर्व से लेके आपकी 27 ईसा पूर्व तक चली थी। 27 ईसा पूर्व के बाद इसे खत्म कर दिया, क्योंकि रोम के अंदर जो गणतंत्र व्यवस्था थी लगभग मैंने बता दी 5 शताब्दियों तक चली। पर वहां का जब एक दूसरा राजा आया, ऑक्टेवियन, इसने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। देखो ऑक्टेवियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और खुद वहां का सम्राट बन गया। देखो इससे पहले इसके पिता वहां के सम्राट थे, वहां के राजा थे, तो इसने अपने पिता का तख्ता पलट कर दिया, उन्हें तख्त से हटा दिया और खुद वहां का राजा बन गया। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर, देखो जूलियस सीजर जो है ये ऑक्टेवियन के फादर थे, ये इनका दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र का मतलब होता था इनका असली बेटा नहीं था, किसी और से गोद लिया हुआ बेटा होता, उसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं। तो ऑक्टेवियन ने सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, और उसने खुद को अब किस नाम से इंट्रोड्यूस करा, ऑगस्टस नाम से। इस नाम से उसने आपको सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, और देखो एक एक बार जो व्यक्ति सेनेट का सदस्य बन जाता था ना, मान लो अगर मैं एक बार सेनेट के सदस्य बन गया हूँ, तो अब मैं उसका सदस्य जीवन भर के लिए बन चुका हूँ। मेरे को जो पद मिला है सेनेट के अंदर, अब उस पद पर मैं हमेशा के लिए रहूंगा, उस पद से मेरे को कोई भी हटा नहीं सकता, क्योंकि राजाओं से ये पावरफुल हुआ करते थे, क्योंकि बेसिकली जो कंट्रोल हुआ करता था वो सेनेट ही करते थे। राजा तो वहां पे सिर्फ नाम मात्र के लिए रहा करता था। और मैंने बताई दी सेनेट होने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप बहुत अमीर घर से होने चाहिए, आप एक अच्छे घर से होने चाहिए, या कुल मिला के आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो आप सेनेट का सदस्य बन सकते हैं। अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में एक नगर की एक राज्य की स्थापना करी, जिसे हम प्रिंसपिट नाम से जानते हैं। ये आप याद रखिएगा, किस नगर की स्थापना करी, प्रिंसपिट। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है। इस शब्द प्रिंसपिट का मतलब क्या था, प्रमुख नागरिक। बेसिकली अगस्टस अपने आप को प्रमुख नागरिक बताना चाहता था, और वो एक निरंकुश शासन करना चाहता था। निरंकुश शासन का मतलब होता है, मतलब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। बेसिकली मतलब वो बिल्कुल ही तानाशाह बनना चाहता था, जैसा वो कहे वही वहां पर हो।
उसकी बात को कोई भी ना काट सके। पहले क्या हो रहा था, सैनिक शासन कर रहे थे, राजा नाम मात्र के लिए था, सैनिक जो कंट्रोल करते थे। पर अब क्या हो गया, अगस्त्य ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अब जैसी वो शासन व्यवस्था चलाना चाहता, जैसे लोगों को कंट्रोल करना चाहता, वो वैसे कर रहा था। निरंकुश का सिंपली अब इतना मतलब याद रखना, एक तरीके से तानाशाही, जिसमें राजा के ऊपर कोई भी रोक-टोक नहीं लगा सकता है। सैन्य थी पुरानी संस्था थी जिसके अंदर कुलीन का मतलब भी वही होता है, अमीर घर के लोग। जो सैनिक लोग थे ना, वो अच्छा राजा उन्हें मानते थे जो उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखता था। जो राजा उनके प्रति बुरा व्यवहार रखता था, वो उन्हें बुरा राजा मानते थे। देखो अधिकांश जो रोमन इतिहास हमें मिलता है, जो हमें रोमन इतिहास के लिखे कुछ दस्तावेज मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, वो सारे लातिन भाषा में या फिर लैटिन भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। इन दस्तावेजों के अंदर हमें सम्राटों की अच्छाई या बुराई का मूल्यांकन इस आधार पर किया गया है। मतलब इन दस्तावेजों के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो अच्छा राजा था, जो बुरा राजा था, उसका मूल्यांकन वो लोग सैनिक जो थे वो इस आधार पे करते थे कि वो सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार रखते थे। अगर कोई राजा सैनिक के साथ अच्छा व्यवहार रख रहा है, उनकी बातों को मान रहा है, तो वो राजा बहुत अच्छा है। पर अगर वो राजा सैनिक की बात को नहीं मानता, सैनिक को पूरा इग्नोर करता है, तो वो राजा बहुत खराब है। ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा साम्राज्य की सेना। देखो रोमन साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पास एक सेना तो होगी, क्योंकि बिना सेना के तो इतना साम्राज्य बड़ा नहीं कर सकते। सेना का रोल तो हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे पास्ट टाइम में, चाहे प्रेजेंट टाइम में। सेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो साम्राज्य की राजनीतिक 3 शक्तियाँ हुआ करती थी। सबसे पहले सम्राट, उसके बाद सेनेट आता था, सेनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सम्राट नाम मात्र के लिए हुआ करता था। उसके बाद जो आता है वो है हमारा सेना। देखो सेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम्राट और सैनिक तो ज़रूरी है ही, बट सेना जो है वो उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी सम्राट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह सेना और सैनिक के बीच कैसे तालमेल, कैसे बैलेंस जो है वो बनाता है। क्योंकि जो सैनिक हुआ करते थे ना, वो सेना से डरते थे। क्यों डरते थे मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो इस साम्राज्य के लिए सेना क्यों ज़रूरी थी और इसी साम्राज्य के लिए किसी भी आज के टाइम में भी किसी देश के लिए कि किसी भी साम्राज्य के लिए सेना क्यों ज़रूरी होती है। क्योंकि ये साम्राज्य इतना बड़ा था, तो ये साम्राज्य एकदम से तो इतना बड़ा नहीं हो गया होगा। सेना ने युद्ध लड़े होंगे, तब वो जाके और साम्राज्य को कब्जा कर पाए होंगे और युद्ध लड़े होंगे, तो जाके वो अपना साम्राज्य को विस्तार कर पाए होंगे। और इस पूरे साम्राज्य की रक्षा के लिए भी सेना का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए सेना का होना, सेना का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने राजा के साथ उसका तालमेल, अच्छा तालमेल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो रोम की जो सेना थी ना, वो एक व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना का क्या मतलब होता है? मतलब उन्हें सैलरी दी जाती थी सेना के अंदर भर्ती होने के लिए। पर जस्ट इसके अपोज़िट जो फ़ारस था, फ़ारस के अंदर बलात भर्ती वाली सेना थी। बलात भर्ती क्या है? मतलब आपको ज़बरदस्ती सेना के अंदर भर्ती होना ही होना है। ना आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे, ना कुछ मिलेंगे और आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि आपको सेना के अंदर भर्ती होना है, नहीं होना। आपको ज़बरदस्ती सेना के अंदर भर्ती किया जा रहा है। बट जस्ट उसके अपोज़िट रोम के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि सेना में भर्ती होने वाले लोगों को उनको सैलरी दी जाती थी, वेतन दिया जाता था और उन्हें जस्ट 25 वर्ष की सेवा उस सेना के अंदर करनी होती थी। आप सेना में भर्ती हो, आपको सैलरी दी जाएगी, आपको वेतन दिया जाएगा, उसके साथ-साथ आपको सिर्फ 25 वर्ष के लिए सेना के अंदर भर्ती होना है। कई बार क्या हुआ हो जाता था ना, सैनिकों के अंदर असंतोष बढ़ जाता था। असंतोष कैसा बढ़ जाता था? मतलब क्या पता होता था वहाँ पे कभी-कभार कि उन्हें टाइम से सैलरी नहीं दी जाती थी, अच्छा खाना-पीना नहीं दिया जाता था, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं दी जाती थी। जिसके कारण क्या होता था ना, उनके अंदर एक असंतोष बढ़ जाता था और वो अपने राजा के विरोध में, अपने सम्राट के विरोध में विद्रोह कर देते थे, बगावत कर देते थे, जो सम्राट के लिए बड़ा खतरा बन जाता था। देखो अगर सेना विद्रोह कर देगी, तो उस सम्राट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा क्योंकि सेना सीधे सम्राट को भी मार सकती है। देखो इस साम्राज्य की सेना सबसे बड़ी एकल संगठित निकाय थी, जिसमें 4वीं शताब्दी के अंदर कितने सैनिक थे? लगभग-लगभग 6 लाख सैनिक थे इस साम्राज्य के पास। तो मतलब किसी 6 लाख की सेना है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी सम्राट को कभी भी हटा सकती है, अगर वो विद्रोह करने पे आ जाए तो। अगर वो अपने सम्राट के प्रति बगावत कर दे, विद्रोह कर दे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस सम्राट को तुरंत हटा सकती है, उसे मार भी सकती है। तो सेना रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी संगठित शक्ति थी। देखो अभी सैनिक से भी ज़्यादा शक्तिशाली अगर कहा जाए तो सेना ही है और जो सैनिक लोग थे ना, वो सेना से डरते भी थे। तो सेना जिसकी ओर झुक जाएगी, जिसकी तरफ सेना जिसको सपोर्ट करेगी, ज़ाहिर-सी बात है वही सम्राट बनने योग्य होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम्राट का भाग्य तय करने की ताकत कि सम्राट कौन बनेगा, किसे सम्राट रहना चाहिए, कितने वर्षों तक कौन सम्राट रहेगा, ये सब तय करने की शक्ति सेना के पास भी हुआ करती थी। अगर सेना का विभाजन हो जाता था, जैसे क्या होता था कुछ सेना जो हुआ करती थी वो राजा के सपोर्ट में रहती थी और कुछ जो सैनिक हुआ करते थे वो राजा के विरोध में हो जाया करते थे। तो ऐसे में गृह युद्ध भी हो जाया करता था, सेनाओं के बीच में आपस में युद्ध हो जाया करता था। और जैसा कि हमें 69 ईस्वी में देखने को मिलता है कि जब 1 साल के अंदर ही 4 साम्राज्य बदल गए, मतलब 1 साल के अंदर 4 साम्राज्य बदल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से सम्राट को बदला जा रहा है। देखो सैनिक जो हुआ करते थे किस लिए विद्रोह करेंगे? अपने अच्छे वेतन के लिए, अपनी अच्छी सेवाओं के लिए, मतलब उन्हें खाना-पीना अच्छा दिया जाए, उन्हें रहने की अच्छी जगह दी जाए।
इन सब चीज़ों के लिए तो सैनिक हुआ करते थे, वो आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे। और जब सम्राट जो राजा हुआ करते थे, वो अच्छी चीज़ें उन्हें सही चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराया करते थे, तो उनके अंदर असंतोष बढ़ जाता था। उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता था अपने सम्राट के प्रति, वो विद्रोह कर देते थे। तो मैंने आपको बताया ही था कि सैन्य जो है सेना से डरता था, क्योंकि वो मानता था कि सेना जो है हिंसा का अनपेक्षित स्रोत बन जाती है। मतलब बिना किसी मतलब की सेना जो है हिंसा कर देती है। अब सैनिक तो बस कुछ लोगों का एक ग्रुप है, और सेना तो इतनी बड़ी है ना, वो चाहेगी तो सैनिक को भी मार देगी और राजा को भी मार देगी, खुद ही सत्ता स्थापित कर लेगी। तो इसलिए जो जो सैनिक थी, वो सेना से डरती थी। खास करके कब? जब 30वीं शताब्दी में आर्थिक संकट गहराया। देखो अगस्त्य और उसके उत्तराधिकारियों के काल में युद्ध बहुत कम हुए थे। देखो अगस्त्य का काल ना शांति का काल माना जाता है, क्योंकि इसके काल में ना युद्ध बिल्कुल नामात्र के नाम पर हुए थे। क्योंकि साम्राज्य पहले ही विशाल हो चुका था, क्योंकि जो साम्राज्य था बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था, और अगस्त्य का काल ही रोम साम्राज्य में शांति और स्थायित्व का प्रतीक बन गया था। तो ये हमने रोम साम्राज्य की सेना के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा रोम साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन, ये क्या था, इसे पढ़ते हैं। देखो इस काल में ना रोमन साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन धीरे-धीरे कई क्षेत्रों में फैल गया था। कई देखो प्रत्यक्ष शासन का मतलब क्या होता है? मान लो ये हमारा रोमन साम्राज्य है, और इसके आस-पास के कुछ इलाके हैं। ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है? अब ये रोमन साम्राज्य के आस-पास में ही है। तो ऐसे में क्या होता था, जो रोमन साम्राज्य का जो सम्राट हुआ करता था, वो इन राज्यों से ये कह दिया करता था कि आप जो है अपना शासन कीजिए, अपना राजपाट चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हमारी छत्र छाया में रहेंगे। छत्र छाया का मतलब हमारे अंडर ही वर्क करेंगे। इन फ्यूचर अगर रोमन साम्राज्य को आपकी सेना की, आपके राज्य की सेना की जरूरत पड़ती है, तो आपको अपने साम्राज्य की सेना, अपने राज्य की सेना हमारी सहायता के लिए भेजनी पड़ेगी। मतलब ये जो राज्य है ये अलग तो हैं, अपना शासन तो कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर अगर रोमन साम्राज्य को कभी भी जरूरत पड़ गई, इन राज्यों को इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन। देखो इस काल में ना रोमन साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन धीरे-धीरे कई क्षेत्र में फैल गया था, और इसके तहत अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय क्षेत्रों में मिला लिया गया। देखो आश्रित राज्य क्या होते हैं? मान लो ये आपका रोमन साम्राज्य है, ये इसके आसपास के कुछ और राज्य छोटे-छोटे, ठीक है? तो ये जो राज्य थे ना, ये रोमन साम्राज्य के ऊपर आश्रित हो गए थे। आश्रित कैसे हुए थे? रोमन साम्राज्य ने इन राज्यों से ये कह दिया कि मतलब इन फ्यूचर अगर रोमन साम्राज्य का कोई भी युद्ध होता है, कोई भी वॉर होती है, तो उस समय में जब रोमन साम्राज्य को सेना की जरूरत पड़ेगी, तो आपको अपने राज्यों की सेना हमारी सहायता के लिए भेजनी पड़ेगी, और इसके बदले हमारा साम्राज्य आपके राज्यों को कुछ नहीं कहेगा, और आपके साथ खड़ा रहेगा इन फ्यूचर अगर आपको भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी होती है। ठीक है? ये था आपका आश्रित राज्य। और प्रत्यक्ष शासन वही कि मतलब ये राजा अपना स्वतंत्र काम तो कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली तरीके से रोमन साम्राज्य इनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है? अब निकटवर्ती पूर्व क्षेत्र में कई स्वतंत्र राज्य थे, जिन्हें रोम ने क्रमिक रूप से अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया। तो उसका पूर्व का हिस्सा था ना, रोम साम्राज्य का पूर्व का जो क्षेत्र था, यहाँ पे कई स्वतंत्र राज्य थे, जिन्हें रोमन साम्राज्य ने अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। और दूसरी शताब्दी तक फरात नदी के पश्चिम में पड़ने वाले राज्य भी रोमन के अधीन हो गए। देखो फरात नदी आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर, तो वहां के आसपास के जो कुछ राज्य थे, उसे भी रोमन साम्राज्य ने अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। देखो रोम ने जिन जिन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था ना, वे साम्राज्य आय में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। मतलब उन राज्यों के अंदर इनकम बहुत जनरेट होती थी, पैसा बहुत बनता था। पैसा इन द सेंस मतलब वहाँ पे व्यापार-व्यापार अच्छा होता था, वहाँ पे खेती-वेती बहुत अच्छी होती थी, जो रोमन साम्राज्य को आर्थिक रूप से काफ़ी सहायता प्रदान करती थी। देखो एक राज्य था हेरोड, इस राज्य के ज़रिए ना रोम को हर साल 54 लाख दिनारियस की आमदनी या फिर आय या फिर इनकम होती थी। कितनी? 54 लाख दिनारियस की। कौन-सा राज्य के ज़रिए? हेरोड के ज़रिए, जो लगभग 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर हुआ करती थी। इससे इन क्षेत्रों की अपार आर्थिक संपन्नता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे हमें ये पता लगता है कि ये आसपास के क्षेत्र, जैसे कि हेरोड कितना समृद्ध राज्य हुआ करता था, तो इसके आसपास और भी जो क्षेत्र होंगे वो भी कितने समृद्ध हुआ करते होंगे। तो दिनारियस रोम का प्रमुख चांदी का सिक्का हुआ करता था। दिनारियस क्या था? रोम का एक प्रमुख चांदी का सिक्का हुआ करता था। ये आप याद रखना, दिनारियस रोम का एक प्रमुख चांदी का सिक्का था, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जिसमें लगभग कितना ग्राम शुद्ध चांदी थी? 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी इस सोने के सिक्के में हुआ करती थी। यह सिक्का रोमन साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था की नींव में शामिल हुआ करता था, और उसकी मुद्रा नीति को भी ये दर्शाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे रोमन साम्राज्य में इटली का पतन और नए संप्रवाद वर्ग का उदय। रोमन साम्राज्य में इटली का पतन और नए संप्रवाद वर्ग का उदय। देखो प्रांतों से कर वसूली जाती थी, पर इटली को विशेष स्थिति थी, क्योंकि इटली जो इनका एक राज्य था, इसे ये लोग विशेष मानते थे अन्य राज्यों की तुलना में। तो ऐसा होता था ना, इटली को छोड़कर ये रोमन साम्राज्य के सभी प्रांत क्षेत्रों से कर वसूला करते थे, पर इटली से नहीं वसूलते थे, क्योंकि ये इटली को अपना राजनीति का केंद्र मानते थे। इटली को ये लोग राजधानी के रूप में मानते थे, वहीं से अपनी शासन व्यवस्था में लोग चलाया करते थे। तो इटली को छोड़कर ये सभी प्रांतों से कर वसूला करते थे। इटली को विशेष दर्जा प्राप्त
था जिससे वह करों से मुक्त हुआ करता था। साम्राज्य की भौगोलिक सीमा और जनसंख्या देखो दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से लेकर आर्मेनिया और सहारा से लेकर फरात नदी तक फैल गया। जब आपने स्कॉटलैंड मैप में देखा हो तो कितना दूर है, और फिर आर्मेनिया, सहारा, तो ये साम्राज्य बहुत बड़ा होता चला गया, तो बहुत विशाल होता चला गया था। और इस समय इस साम्राज्य की जनसंख्या कितनी थी? 6 करोड़। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। उसकी जनसंख्या कितनी हो गई थी? 6 करोड़, और स्कॉटलैंड से लेकर आर्मेनिया और सहारा से लेकर फरात नदी तक वो साम्राज्य फैलता चला गया था। साम्राज्य के नियंत्रण का आधार देखो इतने विशाल, अभी इतना बड़ा साम्राज्य है कोई, उसे कोई सेंटर से रह के तो चला नहीं सकता है। तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, तो इस साम्राज्य को चलाने के लिए क्या करते थे, अनेक नगर विकसित हुए, मतलब छोटे-छोटे नगर विकसित हुए, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, जो हर जगह से इस साम्राज्य को कंट्रोल करता था। और ये नगरीय शासन का आधार बने, यही बेस बने, इन्हीं के ज़रिए साम्राज्य को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता था। यही शहर या फिर यही नगर कर वसूली किया करते थे। मान लो ये इस नगर ने यहाँ से कर वसूली करी और इसने इस सेंट्रल के पास, मतलब जो सम्राट है उसके पास भेज दिया। इस नगर ने यहाँ से कर वसूली करी और इस राजा के पास भेज दिया। यहाँ से इस नगर ने कर वसूली करी और इस साम्राज्य यानी इस राजा के पास उसने भी भेज दिया। कुछ प्रमुख शहर जैसे कि कार्थेज, सिकंदरिया, एंटिको, ये बड़े-बड़े शहर थे, ये बड़े-बड़े नगर थे जो इस साम्राज्य के नियंत्रण में इम्पोर्टेंट रोल निभाया करते थे। बेसिकली जो नगर स्थापित किए गए थे, कर वसूलने के लिए स्थापित किए गए थे, क्योंकि कर से ही, क्योंकि पैसों से ही तो ये पूरा साम्राज्य चल पा रहा है। अगर कर देना ये लोग बंद कर देते, तो साम्राज्य खत्म हो जाता। अब स्थानीय उच्च वर्ग की भागीदारी, देखो स्थानीय उच्च वर्ग शासन व्यवस्था में सहयोगी बनकर कर वसूली और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। यह वर्ग रोमन सत्ता का स्थानीय आधार बन गया। प्रांतों से अफसरों का चयन और नए संप्रदात वर्ग, देखो दूसरी और तीसरी शताब्दी में अधिकांश प्रशासनिक और सैनिक अधिकारी प्रांतीय उच्च वर्ग से लिए जाने लगे। इससे एक नए समर्थ संप्रदात वर्ग बना जो सैनिक से अधिक शक्तिशाली था। देखो सबसे पहले मैंने आपको सैनिक के बारे में बताया, तो जो सैनिक क्या थे, बहुत अमीर वर्ग हुआ करते जो बेसिकली शासन व्यवस्था को कंट्रोल, शासन व्यवस्था को चलाए किया करते। बट दूसरी से तीसरी शताब्दी में क्या हुआ ना, अब एक नया वर्ग का उदय हो गया, जो संप्रदात वर्ग, जो सैनिक से भी ज्यादा शक्तिशाली था और सैनिक से भी ज्यादा अमीर हुआ करता था। और इनकी भागीदारी प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक मतलब जो मंत्री हुआ करते थे, जो राजा महाराजाओं को कंट्रोल किया करते थे, जो पूरा वहाँ का प्रशासन चलाया करते थे उसके अंदर, और जो सैनिक थे, सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनके अंदर भी इस वर्ग का जो वर्चस्व था, संप्रभात वर्ग का, इसका वर्चस्व बढ़ने लगा। गैलिस द्वारा सैनिक की भूमिका सीमित करना, देखो सम्राट गैलिस ने सैनिकों को सेना से हटा दिया। एक सम्राट हुए गैलिस, इसने क्या करा ना, सैनिकों को सेना के अंदर से हटा दिया था और सैनिक पदों पर नए प्रांतीय वर्ग को नियुक्त किया। कौन से वर्ग को नियुक्त कर दिया? जो संप्रभात वर्ग था ना, इसे अब सेना के अंदर इन्होंने नियुक्त कर दिया और जो सैनिक थे इसे हटा दिया। इससे क्या हुआ, सैनिकों की जो सैन्य शक्ति थी, जो राजनीतिक शक्ति थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। नागरिकता का विस्तार और इटली की गिरती हैसियत, देखो जैसे जैसे प्रांत के लोगों को नागरिकता मिलने लगी, सेना और प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ने लगी, जो अन्य जो दूसरे प्रांत थे उन लोगों की ये सेना के साथ भागीदारी बढ़ने लगी है, उन्हें नागरिकता प्राप्त होने लगी है। तो इससे क्या हुआ ना, जो इटली था उसका जो प्रभुत्व था, उसका जो वर्चस्व था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया और अन्य जो समृद्ध क्षेत्र थे उनका उदय होने लग गया। अब नए क्षेत्रीय संप्रदात वर्ग का उदय, तो स्पेन, अफ्रीका, पूर्वी के शहर, इन क्षेत्रों में जो नए वर्ग का उदय होने लग गया था, संप्रदात वर्ग का मैंने मतलब आपको बता ही दिया था, जो सैनिकों से भी ज्यादा अमीर हुआ करते थे, जिन्हें रोमन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान मिला था। इटली का आर्थिक और राजनीतिक महत्व घटने लगा। देखो रोमन नगरों की संरचना और अधिकार क्षेत्र, देखो प्रत्येक नगर के पास अपनी नगर परिषद हुआ करती थी, मजिस्ट्रेट हुआ करता था, निश्चित प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें कई गांव शामिल हुआ करते थे। एक नगर के अधिकार क्षेत्र में कोई अन्य नगर नहीं कुछ कह सकता था, ना ही कुछ, मतलब मेरे नगर के अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर मेरे नगर के लोग ही फैसला ले सकते हैं। ये नहीं कि दूसरे नगर का व्यक्ति आकर इसके अंदर कुछ काम कर रहा है, नहीं। इस नगर के अंदर जो काम हो रहा है वो इस नगर के लोग ही करेंगे और इस नगर के अंदर जो काम हो रहा है वो इस नगर के लोग ही करेंगे। काम और नगरों का दर्जा परिवर्तन, तो सम्राट की कृपा या नाराजगी के आधार पर ना गांवों को नगर का और नगरों को गांव का दर्जा दिया जाता था। मतलब मान लो कोई नगर है, सम्राट जो है वो इस नगर से गुस्सा है, इस सम्राट से परेशान है, तो वो इस नगर को गांव का दर्जा दे सकता है कि अब ये नगर नहीं कहलाएगा, ये गांव कहलाएगा। और इस गांव से वो कोई अच्छा बिहेव रखता है, अच्छा व्यवहार रखता है, उसे काम अच्छा लगता है, तो वो इस गांव को नगर का दर्जा दे सकता है। शहरी जीवन के लाभ, देखो शहरों में रहने वाले लोगों को अकाल और आपदा के समय बेहतर सुविधाएं मिलती थी। तो वो सीधी सी बात है, शहर के अंदर जो होती है ना अच्छी फैसिलिटीज होती है, तो लोग जाहिर सी बात है शहर के अंदर रहना पसंद करते हैं गाँव के मुकाबले, क्योंकि गाँव के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे कोई अकाल पड़ गया, कोई भूखमरी पड़ गई, तो ज़्यादा मृत्यु की संभावना होती है। पर शहरों के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि शहरों के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, अच्छी फैसिलिटी होती है, जिसके ज़रिए वहाँ पे चीज़ों को जल्दी कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ऐसे में उस समय के लोग भी ज़्यादा शहरों में रहना पसंद करते थे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वो है हमारा तीसरी शताब्दी का संकट। देखो तीसरी शताब्दी का, देखो तीसरी शताब्दी में मैंने आपको बताया था कि रोमन साम्राज्य 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक हमारा पूर्ववर्ती, एक हमारा परवर्ती।
पूर्ववर्ती जो तीसरी शताब्दी से पहले का टाइम पीरियड था और जो परावर्ती था वो तीसरी शताब्दी के पास का टाइम पीरियड था। अब ये तीसरी शताब्दी का संकट जो टॉपिक है इसके अंदर हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी है वो एक बार देखते हैं। जैसे कि क्या संकट हुआ था यहाँ बाहरी आक्रमण और सैन्य दबाव। देखो ईरान से संकट, देखो रोमन साम्राज्य तो बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थायी था। पर क्या हुआ ना, ईरान का जो साम्राज्य था ना वो भी विकसित हो रहा था, वो भी डेवलप हो रहा था, वो भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा था। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि 225 ईस्वी में ईरान में एक नए आक्रामक वंश, आक्रामक मतलब लड़ाकू वंश जो मारदार लड़ाई झगड़े में ही आगे था, इस वंश का उदय हुआ। कौन सा वंश था वो? सशानी वंश, जिसने केवल 15 वर्षों में ही फरात नदी तक अपना जो विस्तार, अपने राज्य का विस्तार है वो कर लिया था। ईरानी शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन साम्राज्य के सैनिकों को मार दिया था और रोम की पूर्वी राजधानी एंटिगो पर कब्जा भी कर लिया था। मतलब जो यहाँ का राजा था ईरानी साम्राज्य का शाहपुर, इसने ऐसा दावा किया कि उसने रोमन साम्राज्य के 60,000 सैनिकों को भी मार दिया और उसके साथ साथ जो उसकी पूरी राजधानी थी एंटिको, उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये जो साम्राज्य था ईरानी साम्राज्य, ये ना रोमन साम्राज्य के लिए खतरा बन रहा था, क्योंकि ये क्या करता था, रोमन साम्राज्य के जो हिस्से हुआ करते थे उसके साम्राज्य के, वहां पे युद्ध करता था, वहां पे हमले करता रहता था। तो मतलब इसने रोमन साम्राज्य को काफी परेशान किया था, तो ये भी उसके लिए एक संकट बन गया था। ऐसी जर्मन जनजातियों का हमला, देखो ये कुछ जनजातियां एल्माइन, फ्रैंक, गोथ, ये जर्मन की मूल जनजातियां हैं। इसने क्या करा, राइन और डेन्यू नदी की सीमाओं पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। इसने भी क्या करा, रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं थी वहां पे दो नदी थी, राइन और डेन, इन नदी पर इस जनजातियों द्वारा हमले किए जाने लगे और 233 से 280 ईस्वी तक इन जनजातियों के हमलों ने काला सागर से अलाप्स और दक्षिण जर्मनी तक सीमावर्ती प्रांतों को बार बार प्रभावित किया। मतलब इन जनजातियों ने इतने हमले करे कि रोमन साम्राज्य को बहुत इससे इम्पैक्ट पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा, उन्हें काफी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। ऐसी सीमा से पीछे हटना, देखो लगातार आक्रमण करने के कारण ना जो रोमवासी थे वो डेनवी नदी के पार के क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अभी बार बार आक्रमण कर रहे हैं जनजाति के लोग, कि इन्हें मजबूरन उस नदी पे जहाँ पे लोग रहा करते तो उस नदी से उन्हें पीछे हटना पड़ा। और इस दौरान रोमन सम्राट को विदेशी बर्बर कहने वाली जनजाति से लगातार युद्ध करने पड़े। मतलब जो एक विदेशी जाति थी, विदेशी बर्बर, इन लोगों से रोम के सम्राट को युद्ध करना पड़ा था। ये संकट था। हाँ, तो एक और संकट था, मेन संकट होता हमारा राजनीतिक अस्थिरता। देखो राजनीतिक अस्थिरता मतलब राजनीति में स्थिरता नहीं हो पा रही, कोई एक शासन नहीं कर रहा, बल्कि 47 वर्षों में, ये चीज आप याद रखना, 47 वर्षों में 25 सम्राटों का सत्ता पलट हो गया। मतलब 1.5 वर्ष में एक शासक बंदा और हट रहा, हर 1.5 वर्ष में शासक बंदा और हट रहा, इस तरीके से मान सकते हैं। मतलब उतनी जल्दी शासनों को तख्ता पलट होते जा रहा है। तो ये वहां के उसने बड़े साम्राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं था। जिससे यही पता लग रहा है कि रोमन साम्राज्य जो था ना वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। ठीक है, ये हमारा था तीसरी शताब्दी का संकट, ये हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन साम्राज्य का समाज, मतलब इसमें हमें रोमन साम्राज्य के साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, वहाँ की लिंग, साक्षरता और संस्कृति के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। लिंग और परिवार, तो महिला पुरुष की स्थिति कैसी थी और परिवार की क्या संरचना थी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे एकल परिवार का चलन था। एकल परिवार का मतलब सिंपल ये होता है कि पति पत्नी और उसके बच्चे, इस परिवार का वहाँ पे अच्छा परिवार माना जाता था। और एकल परिवार ही हमें वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते, पर वहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि वयस्क पुत्र, मतलब जो बड़ा पुत्र हुआ करता था, वो अपने माता पिता के साथ भी रहा करता था। तो एकल परिवार वहाँ का चलन था। मतलब एकल परिवार का सिंपली मतलब होता है वहाँ के जो हमें परिवार देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर पति पत्नी और उसके बच्चे, बस यही फैमिली वहाँ पे फॉलो की जाती थी, इसी तरीके की फैमिली वहाँ पे रहा करती थी। और एकल परिवार वहाँ पर आम परिवार हुआ करते थे। ठीक है, जहाँ पे जो वयस्क पुत्र होते हैं, जो बड़े पुत्र होते हैं, जो बड़ा बेटा होता है, वो अपने पिता के साथ नहीं रहते थे और जो बड़े भाई थे वो भी पिता के साथ नहीं रहा करते थे। शायद ही कुछ परिवार ऐसे मिलते हैं जहाँ पर ऐसे हमें संयुक्त परिवार भी देखने को मिलते हैं, शायद ही। पर जो मेनली वहाँ पे परिवार रहा करता था वो वहाँ पे एकल परिवार ही में देखने को मिलता है, जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे शामिल हुआ करते थे। ऐसी दाफी परिवार का हिस्सा, देखो वो लोग ना जो रोमवासी थे वो अपने जासों को अपने परिवार का हिस्सा ही मानते थे। सभी नहीं, जो आम लोग थे, जो आम लोग हुआ करते थे, जो ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे, वो लोग, उनके पास अगर दास हुआ करते थे, वो लोग अपने दासों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। ठीक है, ऐसी पत्नी की संपत्ति पर नियंत्रण नहीं। देखो प्रारंभिक गणतंत्र काल तक विवाह इस प्रकार होते थे कि महिला की संपत्ति पति के हस्तांतरित नहीं होती थी। मतलब महिला के पास अगर कोई संपत्ति है तो वो उसके पति को नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके अपोजिट महिला जो है अपने पैतृक परिवार में, पैतृक मतलब जो पिता का जो उसकी संपत्ति है उसके अंदर महिला का भी हिस्सा हुआ करता था। महिला को भी उसके अंदर कुछ अधिकार दिए जाते थे। अब दहेज की व्यवस्था, देखो दहेज की व्यवस्था आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगी। तो विवाह के दौरान महिला को जो दहेज मिलता था वो उसके पति के पास चला जाता था, लेकिन इसके बावजूद महिला अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति की स्वतंत्र अधिकारी बन जाती थी। देखो महिला के पास मान लो एक पिता है और उसकी सिर्फ इकलौती बेटी है, ये ठीक है।
अब इसकी शादी के बाद इसके पिता ने दूसरे से जो चीजें दी वो उसके पति की होगी, दहेज दिया जो भी। इन फ्यूचर अगर उसका पिता अगर मर जाता है तो ये महिला जो है अपने पिता की जितनी भी संपत्ति है उसकी इकलौती वारिस या स्वतंत्र वारिस बन जाएगी। ठीक है, महिलाओं के अधिकार देखो, रोम की महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व और संचालन में कानूनी अधिकार प्राप्त है। मतलब वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पे महिलाओं को भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, कानूनी अधिकार भी प्राप्त थे और संपत्ति से रिलेटेड भी अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ करते थे। ठीक है, वित्तीय स्वतंत्रता तो देखो, रोमन कानून के अनुसार पति पत्नी दो अलग अलग वित्तीय इकाइयां माने जाते थे, जिससे पत्नी को पूरी वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। मतलब पत्नी को भी संपत्ति में पूरे अधिकार थे जितने पति को अधिकार हुआ करते थे। तलाक की प्रक्रिया, तलाक यहाँ पे नॉर्मल तरीके से दिया जा सकता था, कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती थी। मतलब अगर पत्नी अगर इंटरेस्टेड नहीं है, पति इंटरेस्टेड नहीं है तो शादी को तोड़ सकते थे। हाँ, विवाह की आयु क्या हुआ करती थी, क्यों पुरुषों की आयु हुआ करती थी 28 से 32 वर्ष की, और जो महिलाओं की आयु हुआ करती थी वो 16 से 23 वर्ष की। अगर कोई महिला अगर 16 वर्ष की हो गई या कोई लड़की 16 वर्ष की हो गई है, कोई पुरुष 28 वर्ष का हो गया तो शादी करने लायक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा उम्र का वहाँ पे गैप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा साक्षरता की स्थिति। देखो वहाँ पे काम चलाऊ साक्षरता थी, वहाँ के लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, केवल वहाँ पे काम चलाऊ साक्षरता हुआ हमें देखने को मिलती है। पोम्पई नगर का उदाहरण देखो, पोम्पई नगर की दीवारों पे हमें बहुत सारे विज्ञापन, ग्राफिटी या बहुत कुछ हमें लिखा देखने को मिलता है। वहाँ पे अलग-अलग कलाकारी, चित्रकारी, डिज़ाइन चीज़ें लिखी गई हैं। तो हमें इससे ये भी हमें पता लगता है कि वहाँ पे एक तो बहुत लोग तो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते, बट जितने लोग लिखे हुए करते थे वो काफ़ी अच्छे से पढ़े लिखे वहाँ पे हुआ करते थे। और जो जनता भी थी वो लिखने पढ़ने में सक्षम हुआ करती थी। मिस्र में दस्तावेज लेखन देखो, मिस्र में पाए गए सैकड़ों पेपाइरस और औपचारिक दस्तावेज जैसे संविदा पत्र, इन सब चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि इन सब चीज़ों को लिखा किसने, एक पेशेवर लिपिक ने, अच्छे खासे व्यक्ति ने जिसे अच्छे से लिखना पढ़ना आता होगा, उनके द्वारा इन सारे पत्रों को, इन दस्तावेजों को लिखा गया है। अशिक्षित वर्ग का संकेत देखो, अशिक्षित मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं होता। कई मिस्री दस्तावेजों में उल्लेख होता है कि व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, बहुत कम लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हुआ करते थे। जिससे स्पष्ट होता है कि अशिक्षा भी समाज में व्याप्त है, मतलब उस समय के समाज के अंदर जो लोग थे वो कम पढ़े लिखे हुआ करते थे। विशेष वर्गों में साक्षरता देखो, सैनिक, फौजी, अफसर, संपत्ति प्रबंधक जैसे वर्गों में अपेक्षाकृत अधिक साक्षरता देखी गई है। मतलब ये जो लोग थे ज्यादातर ये लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। और ये किस लिए, क्योंकि अभी काम इस तरीके का कर रहे, तो इन्हें हो सकता है इन्हें पढ़ना जरूरी हुआ करता होगा उस टाइप में, क्योंकि सैनिक से रिलेटेड काम, कुछ कानूनी काम हुआ करते होंगे, तो इसलिए इन्हें इनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी हुआ करता होगा। अब नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक विविधता। देखो धार्मिक और सामाजिक विविधता, तो रोमन साम्राज्य में अनेक धार्मिक संप्रदाय, देवी देवताओं, सामाजिक संगठन, जनजातियां और अन्य बस्तियों के विभिन्न लोग एक साथ रहा करते थे। इसके साथ-साथ वहाँ पे भाषा विविधता हमें देखने को मिलती है। वहाँ उस साम्राज्य के अंदर में अरमाइक, कॉप्टिक, पुनिक, बर्बर और केल्टिक जैसी भाषाएँ हमें वहाँ पे देखने को मिलती है कि वहाँ पे इन तरीके की भाषाएँ जो है वो बोली जाती थी। मौखिक परंपराएँ, देखो इनमें से कई भाषाएँ पूरी तरीके से मौखिक नहीं थी। मौखिक परंपरा मतलब इसमें से कई भाषाएँ पूरी तरीके से मौखिक नहीं थी। मौखिक का मतलब वहाँ पे ये भाषाएँ बोली नहीं जाती थी, बस कुछ लोगों को आती थी। मतलब पूरी तरीके से वहाँ पे भाषाएँ बोली नहीं जाती थी। तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए कोई लिपि नहीं बनाई गई। जैसे अर्मीनियाई भाषा को 5वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया। अब लैटिन भाषा का प्रभाव देखो, लैटिन भाषा या फिर लातिन भाषा के प्रसार में कई स्थानीय भाषाओं जैसे केल्टिक धीरे-धीरे लुप्त हो गई और उनका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के बाद लगभग समाप्त हो गया था। इन सब भाषाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है लैटिन भाषा के प्रभाव में। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाह, देखो बंदरगाह का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बंदरगाह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जहाज, नाव जिम आ जा सकते हैं। मतलब इन जहाज़ों के ज़रिए, नावों के ज़रिए जो माल है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ करते थे। ठीक है? ये बंदरगाह का मतलब होता है। तो साम्राज्य बंदरगाह, खानों में जो खान होती है, खान मतलब जैसे कोयला-वोयला या खनिज-वनिज जो निकलते हैं, इस तरह की जो खान होती है, खदानों में ईंट की भट्टियों और जैतून के तेल, इन सब चीज़ों की फैक्ट्री इस साम्राज्य के अंदर बहुत थी। मतलब पूरी भरमार थी इन सब चीज़ों की इस साम्राज्य में। इससे क्या होता था, इससे साम्राज्य का जो आर्थिक ढाँचा है, मतलब इनकम की जो सोर्स है वो मजबूत होता था। मुख्य व्यापारिक वस्तुएँ भी थी जैसे गेहूँ, अंगूरी शराब, जैतून का तेल, ये सब वहाँ की कुछ मुख्य या फेमस व्यापारिक वस्तुएँ हुआ करती थी। ये स्पेन, गैलिको प्रांत और उत्तर अफ्रीका से, मिस्र और इटली से आती थी। ये सब चीज़ें कहाँ से आती थी? स्पेन, गैलिको प्रांत, उत्तर अफ्रीका, मिस्र और इटली से। देखो शराब, तेल आदि को एम्फोरा नामक एक कंटेनर में ढोया जाता था। मतलब देखो ये जो कंटेनर है, इस तरह के कुछ कंटेनर है, इसके अंदर शराब को, तेल को भर के रख दिया जाता था और इन कंटेनरों को एक स्थान से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता था। तो मोंटी, ये जगह का नाम याद रखना, मोंटी टेस्टिको में 5 करोड़ से अधिक एम्फोरा अवशेष मिले हैं। जो ये देख रहे हो ना, इस तरीके की 5 करोड़ अवशेष हमें देखने को मिलते हैं मोंटी टेस्टिको में। पुरातात्वियों ने एम्फोरा के टुकड़े को जोड़कर उनके उपयोग और निर्माण स्थल का पता लगाया। इससे व्यापार मार्गों और स्रोतों की जानकारी हमें
मिलती है। 140 से 160 ईस्वी में स्पेन का जैतून तेल उत्पादन अपने चरम पर था। मतलब जो जैतून के तेल का उत्पादन था वो एकदम चरम पर था, पीक पे था। सबसे ज्यादा मात्रा में जैतून का तेल यहाँ पे उत्पादन बनाया जाता था। ये ड्रेसेल 20 कंटेनरों में भरकर निर्यात किया जाता था। स्पेन के उत्पादक कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचकर इतालवी बाजार पर हावी हो गए थे। इतालवी मतलब इटली से है, ठीक है, इंग्लिश में से इटली कहते हैं, हिंदी में से इतालवी कहते हैं। तो उन्होंने अपना एकदम कब्जा सा कर लिया था इटली के बाजारों पर। विभिन्न क्षेत्रों में आपस में बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा, तो कंपटीशन जो है वो तो हर जगह होता है कि यहाँ पर मान लो तो एक ये बाजार है, इस बाजार में एक आपको सामान बेच रहे हो, मैं ही सामान सेम सामान बेच रहा हूँ, मैं अच्छी गुणवत्ता का अच्छी क्वालिटी का बेच रहा हूँ, तो लोग मेरा खरीद रहे हैं, मेरा सामान खरीद रहे हैं, और आपसे सामान नहीं खरीद रहे क्योंकि एक तो आपका सामान भी बेकार है और आप महंगा भी इसे बेच रहे हैं। तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन भी हमें इस बाजारों में देखने को मिलते हैं। तीसरी चौथी शताब्दी में उत्तर अफ्रीका प्रमुख तेल निर्यातक बन गया था। तो उत्तर अफ्रीका जो है तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास क्या बन गया था? प्रमुख तेल का निर्यातक। निर्यातक मतलब होता है सिंपली अपने यहाँ की सामान, जो मैंने यहाँ पे कुछ सामान बनाया उसे किसी दूसरी जगह पे ले जाकर बेचना, ठीक है, कि दूसरी जगह पे निर्यात करना। तो 425 ईस्वी के बाद एशिया माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन के व्यापारी प्रमुख नगर बन गए थे। विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि उनके उत्पादन की गुणवत्ता, उत्पादन और परिवहन क्षमता पर निर्भर इस पे डिपेंड हुआ करती थी, जिस आधार पर उनका मैत्री तय हुआ करता था। तो कैंपिनिया से बेहतरीन शराब आती थी, सिसिली से और बाई जेकीमिया से गेहूं और बाइटिका से जैतून तेल निर्यात होता था। फ्यूम गैली और गौल भी समृद्ध थे। गैलील में जमीन के हर इंच पर खेती होती थी। स्पेन में ग्वाडलक्विवियर नदी के किनारे की जमींदारियों से तेल का उत्पादन होता था। इन सब चीज़ों का आप याद रख सकते हैं। कुछ क्षेत्र जैसे रोम का उत्तर नुमोडिया कम विकसित थे, मतलब वो ज़्यादा डेवलप नहीं थे क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं ज़्यादा। तो नुमेडिया में से चरवाहे मैपिलिया नामक झोपड़ी के साथ घूमते थे। याद रख सकते हैं, मैपोलिया नामक एक झोपड़ी थी, इसके साथ भी इन लोग चरवाहे थे वो घुमा करते थे। उत्तर अफ्रीका में रोमन जागीरों के फैलाव से चरगाह घटे और खानाबदोश चरवाहों की गतिविधि नियंत्रित हुई। खानाबदोश का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। मैंने इसका मतलब आपको पहले भी बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में भी। स्पेन का भी जो उत्तर का भी जो भाग था वो भी कम डेवलप हुआ था, वो भी पिछड़ा रह गया था। जल शक्ति से मिले और खदानें चलती थी। देखो स्पेन की खानों में जल शक्ति से खुदाई होती थी और खनन का स्तर बहुत अच्छा था। देखो जल शक्ति के जरिए लोग खदानों में खुदाई किया करते थे। साम्राज्य में वाणिज्यिक व्यवस्था संगठित थी, मतलब जो व्यापार था वो सब भी बहुत अच्छे से किया जाता था। और उसके लिए एक बैंकिंग प्रणाली, देख सकते हो अभी कितना डेवलप है, इन लोगों के पास एक बैंकिंग प्रणाली भी हुआ करती थी और धन का व्यापक प्रयोग होता था। रोम की अर्थव्यवस्था अत्यंत उन्नत थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी यहाँ की अर्थव्यवस्था, जिसे अक्सर कम आंका जाता था। यह दुनिया की सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई नहीं थी, बल्कि बहुत समृद्ध अर्थव्यवस्था अपने समय की थी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है श्रमिकों पर नियंत्रण। देखो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व में दासता की परंपरा बहुत गहरी थी। ईसाई धर्म के राज्य धर्म बनने के बाद भी इस प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं मिली। गणतंत्र काल में इटली में दासों की संख्या अत्यधिक थी, परंतु पूरे साम्राज्य में ऐसा नहीं था। अगस्टस के समय इटली 75 लाख आबादी में 30 लाख दास थे। देखो इस साम्राज्य में एक परंपरा थी दास की परंपरा, मतलब दास यहाँ पे रखे जाते थे। दास क्या होते हैं? मान लो मैंने किसी व्यक्ति को दास के रूप में खरीदा कि अब से ये मेरा दास रहेगा, तो अगर मैंने इसे दास के रूप में खरीद लिया तो यह मेरा जीवन भर का गुलाम बन गया है। अब इसके जो बच्चे होंगे वो भी मेरे गुलाम रहेंगे, उसके भी जो बच्चे होंगे वो भी मेरे गुलाम रहेंगे। तो इस तरीके की जो दास व्यवस्था थी वो साम्राज्य के अंदर चला करती थी। और 75 लाख की आबादी इटली के अंदर थी और उसमें से 30 लाख कौन थी? केवल दास हुआ करते थे। दासों को उत्पादन साधन की तरह देखा जाता था। उन्हें ऐसे जोखिम वाले कामों से बचाया जाता था जहां नुकसान या मृत्यु की संभावना हो, क्योंकि अगर दास मर जाएगा तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा? तो इसलिए उन्हें इस कामों से बचाया जाता था। बेसिकली उन्हें अपने नौकर के रूप में रखा जाता था। उच्च वर्ग अक्सर दासों से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था। तो जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, वो दासों से एकदम बुरा व्यवहार किया करते थे। पर जो आम जनता थी, जो लोकल लोग थे, वो उनके प्रति सहानुभूति रखते थे और उन्हें अपने परिवार का ऐसे ही मानते थे। जैसे नीरो काल की घटना से स्पष्ट होता है। देखो नीरो एक राजा था, उसके काल में एक बहुत बुरी घटना हुई थी जिसमें दासों को जलाया जाता है, उन्हें मारा जाता है। तो ऐसे में जो आम जनता थी उन्होंने उस राजा के खिलाफ, उस सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया था दासों को बचाने के लिए। तो यही घटना हुई थी नीरो के काल में। नीरो एक राजा था, ठीक है। तो पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के कारण युद्ध बंद हो गए थे। पहली शताब्दी में शांति स्थापित हो गई थी, युद्ध हो ही नहीं रहे वहां पे। इससे क्या हुआ ना, दासों की आपूर्ति घटने लगी थी, मतलब जो दासों की संख्या थी वो अब घटने लगी थी। तो इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने दास प्रजनन और वेतनभोगी मजदूरों का सहारा लिया। देखो वेतनभोगी मतलब ऐसे मजदूरों को लेकर आया गया जो पैसे लेकर काम किया करते थे, और इसके साथ साथ दास प्रजनन को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, इसको भी महत्व दिया। मतलब दास प्रजनन सिंपली ये होता है कि दासों की संख्या बढ़ाई जाए। मतलब जो दास हैं, पहले से गुलाम महिला है, जो दास महिला है और जो दास पुरुष है, उनके जरिए और बच्चे पैदा किए जाए और दासों को जन्म दिया जाए, जिससे जो दासों की संख्या है वो बढ़ने लगे वापस। और देखो वेतनभोगी जो मजदूर हुआ करते हैं ना, वो काफी सस्ते पड़ते थे और उन्हें जब चाहे रखा, जब चाहे निकाल दिया। मान लो मैंने किसी को 100 रुपए में रखा काम के लिए,
अब वो काम सही से नहीं कर रहा तो मैं उसे निकाल सकता हूँ, मैं उसे फेंक सकता हूँ, हटा सकता हूँ। पर जो दास मैंने कर दिया वो मेरे साथ जीवन भर रहेगा। अब वो मेरे साथ जीवन भर रहेगा तो उसके खाना-पीने का तो मेरे को देखना पड़ेगा। क्या खाना है, कैसे खिलाना है, क्या रहना-वहना सब मेरे को भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो वेद रंगों की मज़दूर थे ये थोड़े सस्ते पड़ जाते थे और ये थोड़े अच्छे भी थे। दासों की तुलना में इन्हें पालने की ज़िम्मेदारी नहीं होती थी क्योंकि दासों को तो हमें पालना पड़ता था पर इन्हें तो जब चाहे निकाल दिया। और ना हम पैसे दे रहे काम करने, अपना खाना-पीना खुद करेंगे, रहना-पहना भी अपना खुद देखेंगे, ठीक है? सरकारी निर्माणों में स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का प्रयोग होता था क्योंकि दास श्रम महँगा पड़ता था और कम लचीलापन वाला था। धीरे-धीरे कृषि में दास श्रम कम होता गया, खासकर पूर्वी क्षेत्रों में। इसके विपरीत व्यापार प्रबंधन में गुलाम और मुक्त गुलामों की ज़िम्मेदारी सौंपी जाने लगी। मालिक अपने गुलामों या मुक्त गुलामों को व्यापार संचालन के लिए पूँजी या पूरा व्यवसाय तक सौंप देते थे, जहाँ उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना होता था। लेखक कोलू मेला ने श्रमिकों को छोटे समय में बाँटने का और उपकरणों का अतिरिक्त भंडार रखने की सिफारिश की। श्रम हानि को लागत से अधिक नुकसानदायक बताया। श्रमिकों की उस कार्यकुशलता के लिए निरंतर निरीक्षण को अनिवार्य माना जाता था। मतलब वो जो श्रमिक है, वो जो मजदूर है, वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक निरीक्षण, एक निगरानी रखने के लिए कहा जाता था। हर 10-10 लोगों के समूह में निगरानी रखना आसान हुआ करता था। मतलब 10-10 लोगों का समूह जाए और लोगों अपने श्रमिकों पे, अपने मजदूरों पे ध्यान रखे कि ये लोग काम कर भी रहे, नहीं कर रहे हैं, कभी काम ही नहीं कर रहे, चोरी कर रहे हैं, मतलब बैठे पड़े हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, नहीं। तो इसलिए इस पे निगरानी रखने को भी महत्व दिया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी ने दास समूह के जंजीरबद्ध उपयोग को अत्यंत क्रूर और अकुशल बताया। उनके अनुसार यह उत्पादन का सबसे खराब तरीका था। सिकंदरिया की फैक्ट्रियों में कठोर निरीक्षण लागू था। श्रमिकों को सील लगने, एप्रन पहनने पड़ते थे। मतलब उनके ऊपर एक सील लगा दी जाती थी। मतलब एक मोहर टाइप उनके शरीर पे लगा दी कि ये जो दास हैं या फिर ये गुलाम है, और उन्हें एप्रन पहनने के लिए भी मजबूर किया जाता था। सिर पर जाली और बाहर निकलते समय पूरे कपड़े उतारने होते थे। ऐसे मिस्र में किसान खेती से बचने के लिए गाँव छोड़ देते थे, जिससे पता चलता है कि खेती का श्रम उन्हें कितना अप्रिय लगता था। मतलब कि उन किसानों को, मिस्र के किसानों को खेती करना अच्छी नहीं लगती होगी। 398 ईसा के कानून में श्रमिकों को दगने की बात की गई ताकि वे भागकर ना छिप सके। निजी मालिक ऋण संविदा द्वारा श्रमिकों को बांधकर रखते थे। बहुत से स्वतंत्र लोग गरीबी के कारण स्वयं को गुलामी में सौंप देते। मतलब वो इतने गरीब हो गए थे, उन्होंने अपने आप को गुलामी में सौंप दिया, किसी और को अपने आप को बेच दिया दास के रूप में। कुछ माता-पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेच देते थे। ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह ऋण में डूब जाते थे। 66 ईसा के यहूदी विद्रोह में विद्रोहियों ने साहूकार के ऋण पत्र जलाकर जनता का समर्थन प्राप्त किया। हालांकि श्रमिकों पर कठोरता थी, परंतु सभी जगह ऐसी स्थिति नहीं थी। सम्राट एसटीसीओ ने उच्च मजदूरी देकर श्रमिकों को आकर्षित किया और दारा शहर का निर्माण करवाया। 6वीं शताब्दी तक विशेषता पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वेतनभोगी श्रमिकों की संख्या काफी बढ़ गई, जैसे कुछ दस्तावेजों से हमें पता लगता है। मतलब यहाँ पे जो कुछ मजदूरों को क्या कि सम्राट एस्टेशियो ने अच्छा वेतन देके, अच्छे पैसे देकर, अच्छी सैलरी देकर अपनी ओर आकर्षित करा और उनसे इस शहर का निर्माण करवाया, दारा शहर का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सामाजिक श्रेणियां। रोमन साम्राज्य, ये प्रारंभिक सामाजिक संरचना। रोमन साम्राज्य के अंदर में भी हमें वर्ग देखने को मिलता है या वर्ग एक कैटेगरी देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे सेनेटर हुआ करते थे। सेनेटर का मतलब मैंने आपको बताया कि समाज का सबसे उच्च वर्ग था, जिसकी सदस्य संख्या 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 1000 थी और इसमें लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी यानी इटली मूल के निवासी थे और इनके पास बहुत संपत्ति हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद सेनेटरों के बाद आया करते थे अश्वरोही वर्ग। अब ये अश्वरोही वर्ग क्या था? तो ये लोग साम्राज्य की प्रमुख संरचनाओं में शामिल थे और प्रशासनिक तथा सैन्य भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मतलब ये सेना के अंदर इनका मेन रोल हुआ करते थे। बेसिकली ये वो लोग थे जो अमीर तो थे, बहुत अमीर हुआ करते थे। ये अमीर किस तरीके से बने? सेना के अंदर भर्ती होकर ये लोग अमीर बने थे। और टेस्टिस जो सम्राट था यागर उनका एक, उसने इस वर्ग को एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग के रूप में दिखाने की कोशिश की है। ऐसी सम्मानीय जनता, देखो ये लोग महान और प्रतिष्ठित घरानों से, मतलब बड़े-बड़े राजघरानों से, बड़े-बड़े घरानों से लोग हुआ करते थे, जो अक्सर सैनिक घरानों के आश्रित होते थे। मतलब सैनिक के ऊपर ये भी लोग निर्भर हुआ करते थे। ये भी एक सम्मानीय वर्ग इस समय में हुआ करता था। ऐसी फूहड़ और निम्नतर वर्ग, मतलब जो सबसे निचला वर्ग था, वे ये वो लोग थे जो समाज के निचले स्तर पर आते थे और जिन्हें सर्कस और थिएटर जैसे तमाशों से अधिक ज्यादा रुचि होती थी। तहसील ने इन्हें फूहड़ और अव्यवस्थित बताया। मतलब एक ढंग से व्यवस्थित नहीं कि इनका मतलब खाने को मिल रहा है खा रहे हैं, पीने को मिल रहा है पी रहे हैं, मतलब इन्हें कुछ ज्यादा फर्क इस समाज से नहीं पड़ता था। और उसके बाद सबसे अंतिम जो वर्ग आता था वो था हमारा दास। दास मतलब मैंने आपको बताया कि ये लोग दूसरों के गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, ये 5 जो वर्ग है ये उस समय में वहां पर हुआ करते थे। अब इसके बाद 3वीं शताब्दी के बाद जब 4वीं शताब्दी थी, उस समय पे जो वर्ग आए वो था हमारा अभिजात वर्ग। 4वीं शताब्दी तक सैनिकों और अश्वरोही वर्ग मिलकर एक नया वर्ग अभिजात वर्ग बन चुके थे। मतलब जो सैनिटर थे और जो अश्वरोही वर्ग था, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, वो दोनों मिलकर एक नया वर्ग बन चुके थे जिसे हम अभिजात वर्ग कह सकते थे। अभिजात वर्ग भी सेम बहुत अमीर वर्ग हुआ करते थे। इनके पास भी अच्छी खासी संपत्ति हुआ करती थी। इनमें से लगभग आधे परिवार अफ्रीका
और पूर्वी प्रांतों के मूल निवासी हुआ करते थे, जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न हुआ करते थे। अब ऐसे ही सैनिक संप्रभुत्व वर्ग थे, तो सैनिक संप्रभुत्व वर्ग का मतलब यह वर्ग समाज में प्रभावशाली था, तो यह वर्ग समाज में प्रभावशाली तो था, लेकिन पारंपरिक अभिजात वर्ग के मुकाबले सामाजिक प्रतिष्ठा में पीछे था। मतलब ये जो वर्ग था, ये संप्रभुत्व वर्ग, ये अमीर था, बहुत ज़्यादा अमीर था और सेनेटरों से ज़्यादा शक्तिशाली भी था। पर सेनेटरों के मुकाबले जैसे सैनिक की एक समाज के अंदर इज्जत की, प्रतिष्ठा की, मान प्रतिष्ठा थी, वो इनकी नहीं हुआ करती थी। इनकी जो पृष्ठभूमि है अक्सर अभिजात नहीं होती थी, लेकिन सत्ता और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग भी निभाते थे। इसके बाद मध्यम वर्ग, इसमें प्रशासनिक सेवा, सेना में कार्यरत आम लोग, संपन्न व्यापारी, किसान आदि ये लोग इसके अंदर शामिल हुआ करते थे। अब आता निम्नतर वर्ग, यह जो वर्ग का संख्या में तो सबसे बड़ा था, जिसमें स्थायी कृषि मजदूर, खाद्यान्न उद्योग, श्रमिक, मौसमी प्रवासी मजदूर ये सब शामिल होते थे। पर इनके जीवन की स्थिति बहुत ज्यादा कठिन हुआ करती थी और इन पर सामाजिक नियंत्रण अधिक था। समाज का जो कंट्रोल था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्थिति व संपत्ति। देखो रोम नगर के कुलीनों की आय, वो 5वीं शताब्दी के आरंभ में ना रोम के कुलीन परिवारों की वार्षिक आय औसतन 4000 पाउंड थी। देखो कुलीन का मतलब भी होता है अमीर वर्ग, ये भी काफी अमीर वर्ग हुआ करता था, अच्छे घराने से ये लोग भी हुआ करते थे। इनकी जो वार्षिक आय थी कितनी थी? 4000 पाउंड सोने के बराबर। यह राशि उनकी संपत्ति से उत्पन्न होती थी और उपभोग की गई उपज इसमें शामिल नहीं होती थी। चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली, देखो स्पेन में चांदी की खानों से आपूर्ति रुकने के कारण साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का जो प्रचलन था ना वो घट गया था। तो इसके स्थान पर कॉन्स्टेंटाइन ने, जो वहां का सम्राट था, उसने एक नई मुद्रा चलाई, इसकी वो भी सोने की। तो सोने आधारित मुद्रा प्रणाली किसने चालू करी थी? कॉन्स्टेंटाइन ने। इसका आप नाम याद रख लेना। और क्या कौन सी धातु की मुद्रा इसने चालू करी थी? सोने की। ये मैंने इस राजा की फोटो भी यहाँ पे लगा रखी है, आप देख भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये आप याद रखना जरूर, क्योंकि ये ना एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब नौकरशाही का वैभव, देखो उच्च और मध्य स्तर के सरकारी कर्मचारी जो हुआ करते थे, वो वेतन में उन्हें सोना मिलता था। जैसे आज के समय में वेतन में, सैलरी में हमें पैसे मिलते हैं, उस टाइम में आप इस तरीके के पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो उनको उनके बदले सोने मिलते थे, जिससे उनकी क्या होती थी? आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी। वे अपनी आय से भूमि जैसी स्थायी संपत्तियों को खरीदा करते थे और धनी बन जाते थे। अब भ्रष्टाचार और सरकारी नियंत्रण, देखो न्याय व्यवस्था और सैन्य आपूर्ति में भ्रष्टाचार तथा गवर्नर और अधिकारियों को लालची और भ्रष्ट माना जाता था। न्याय व्यवस्था के अंदर जो गवर्नर थे, जो सैन्य अधिकारी थे, उन लोगों को लालची माना जाता था और भ्रष्ट माना जाता था। सरकार ने ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए और समय समय पर इन सब चीजों के अंदर, न्याय व्यवस्था के अंदर, सेना के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। इस तरह के नियम और आलोचनाओं से स्पष्ट होता है कि रोमन समाज में भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा हुआ करता होगा। धार्मिक नेतृत्व की भूमिका, देखो 4वीं शताब्दी के अंत तक ना रोमन का कानून इतना शक्त हो चुका था, इतना मजबूत हो चुका था कि उसने सम्राटों की निरंकुशता पर भी नियंत्रण स्थापित कर दिया। निरंकुशता का मतलब मैंने आपको बताया था कि शासक के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। पर 4वीं शताब्दी तक इनका जो कानून था इतना मजबूत हो चुका था कि वो सम्राट के ऊपर भी, अंकुश सम्राट के ऊपर भी रोक लगा सकता था। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाने लगा। जैसे शक्तिशाली बिशप एम्ब्रोस ने अत्यधिक कठोर सम्राट का विरोध किया और जनता की ओर से उनका सम्मान भी किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा परावर्ती पुराकाल। देखो 3वीं शताब्दी से पहले का जो टाइम पीरियड था वो हमने पढ़ लिया था। अब हमें 3वीं शताब्दी के बाद का जो टाइम पीरियड था जिसमें हमें परावर्ती काल पढ़ना था, उसे हम पढ़ेंगे। परावर्ती पुराकाल की परिभाषा क्या होती है, मतलब क्या है इसका, देखो वो पढ़ लेते हैं। परावर्ती पुराकाल रोम साम्राज्य के इतिहास का वह अंतिम अवधि थी जो 4वीं शताब्दी तक फैली थी। मतलब इस टाइम पे ना इस साम्राज्य का अंत होता जा रहा था। ये साम्राज्य जो है धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा था। यह समय राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलावों से परिपूर्ण था। इस समय में हमें राजनीतिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, धार्मिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसमें इस समय मतलब ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया गया, उसके साथ साथ इस्लाम, इसका भी उदय होने लगा था। सम्राट डायोक्लिशियन के सुधार, देखो डायोक्लिशियन ने साम्राज्य के बहुत फैल जाने के कारण ना कम उपयोगी क्षेत्र को त्याग दिया। मतलब वो साम्राज्य एक तो बहुत बड़ा, अब इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस समय के जो राजा थे डायोक्लिशियन, इन्होंने क्या करा, जो क्षेत्र इनके लिए उपयोगी नहीं है, जो क्षेत्र इनके लिए जरूरी नहीं है, उन हिस्सों को इन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया कि अब ये जो हिस्से ये हमारे साम्राज्य के नहीं है। उसने सीमाओं पर क्या करा, किले बनवाए, प्रशासनिक ढांचों को पुनर्व्यवस्थित करा, मतलब दोबारा से बनवाया, रिन्यू करवाया। और असैनिक, जिसमें सैनिकों का काम नहीं है उन काम को, और जो सैनिकों से रिलेटेड जो काम है उन कामों को अलग अलग कर दिया और सेनापतियों को अधिक स्वायत्ता दी, मतलब आजादी दी काम करने की, जिससे शक्तिशाली बनकर उभरे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की नीतियां। तो कॉन्स्टेंटाइन ने डायोक्लिशियन के जो सुधार थे उन्हीं सुधारों को आगे बढ़ाया और आर्थिक क्षेत्र में नवाचार किए। उसने शुद्ध सोने से बने सॉलिड्स नामक सिक्के चलाए। देखो इस राजा ने कौन से सिक्के चलाए थे उसका आपको याद रखना है नाम, ये एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो सॉलिड्स, इसे आप याद रखना, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन ने किस नामक सिक्के को चलाया, तो सॉलिड्स नामक सिक्के को।
और ये किससे बना हुआ करता था? सोने से बना हुआ करता था। और 3 ओर से समुद्र से घिरी नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना करी, जिससे जो शासक वर्ग था उसका भी विस्तार हुआ। ठीक है। अब आर्थिक विकास और व्यापार। देखो, मुद्रास्फीति में स्थिरता और बढ़ती जनसंख्या ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में तेल की मिलें, शीशे निर्माण, पानी की मिल जैसे उद्योग जो है उसके अंदर लोगों ने पूंजी निवेश करना आरंभ कर दिया। पूर्वी देशों के साथ लंबी दूरी का व्यापार फिर से शुरू हो गया। शहरी समृद्ध और ग्रामीण खुशहाली। देखो, शहरों में नई स्थापित शैली, विलासिता के साधन विकसित जो डेवलप होने लगे थे, जिससे क्या वो कुलीन वर्ग जो है अधिक धन संपन्न हो गया। मतलब जो कुलीन वर्ग तो पहले से अमीर थे और वो धनवान होने लगे क्योंकि इन साधनों की मदद से। मिस्र के जो पेपराइज दस्तावेज बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुद्रा आधारित खुशहाल अर्थव्यवस्था जुड़ चुके थे और बड़ी मात्रा में सोने के लाभ ग्रामीण जो लोग थे वो भी कमा रहे थे। धार्मिक परिवर्तन और ईसाईकरण। तो ईसाईकरण का सिंपली मतलब होता है ईसाई का फैलाव, ईसाई का प्रचार प्रसार जो पूरी हर जगह किया जाने लगा था। इस काल की शुरुआत में रोमन साम्राज्य बहुदेवीवाद तथा जिसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है देखने को मिलता। और धीरे धीरे ईसाई धर्म का विस्तार जो है एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में बहुदेववाद आसानी से नहीं होता और बिशपों ने धार्मिक अनुशासन को कड़ा किया। मतलब जो हमारा ईसाई धर्म था इसे पूरे दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाने लगी थी। अब जनसंख्या वृद्धि और महामारी। देखो, पूर्वी प्रांतों में 6ठी शताब्दी तक जनसंख्या में वृद्धि हुई। 6ठी शताब्दी तक हमें यहाँ पे पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि यहाँ पे जनसंख्या में काफी वृद्धि होने लगती, जिससे वहां का जो आर्थिक गतिविधि ना वो भी काफी फली फूली। और लेकिन जो 5 से 40 ईसा पूर्व का जो दशक था वहां पे हमें एक प्लेग जो बीमारी है ये देखने को मिलती है। इसने पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र को काफी प्रभावित किया, जिससे भारी जनसंख्या में गिरावट, भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हमें देखने को मिलती है। अब पश्चिम साम्राज्य का विघटन। तो कुछ जर्मनी जातियों जैसे गोथ, बेंगल, लॉबर्ट पश्चिम प्रांतों पर कब्जा कर लिया और इन समूहों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जो रोमन शासन के पश्चात बने रोमोत्तर राज्य कहलाए। मतलब रोमन साम्राज्य अब यहाँ से हट रहे थे, इन पर एक अलग राज्यों ने, अलग जातियों ने कब्जा कर अपने खुद के राज्य स्थापित कर दिए थे। और इनमें स्पेन के विसोगोद, गॉल के फ्रैंक और इटली के लॉबर्ट शामिल थे। रूसी साम्राज्य और जस्टिनियन का शासन। देखो, पूरी भाग में साम्राज्य एकजुट रहा और सम्राट जस्टिनियन के शासन में समृद्धि और सैन्य विजय दिखाई दे दी। हमें उसने अफ्रीका और इटली के बर्बर जातियों से मुक्त कराया, लेकिन इससे देश की स्थिति अस्थिर हो गई और लॉबर्ट आक्रमण के लिए रास्ता खुल गया। 7वीं शताब्दी की साम्राज्यगत चुनौती। देखो, 7वीं शताब्दी की शुरुआत में रोम और ईरान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शसानी शासकों ने पूर्वी प्रांतों पर आक्रमण कर दिया। देखो, ईरान जो है वो भी काफी डेवलप हो रहा था, काफी फैल रहा था, तो ईरान ने रोम के साम्राज्य पर युद्ध करा। तो ईरान ने रोम के साम्राज्य पर आक्रमण किए और बाइजेंटियम ने 620 के दशक में इन क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण पा लिया, लेकिन इसके बाद वह अरब आक्रमण का सामना नहीं कर पाया। तो वह ईरान के राजाओं ने रोमन साम्राज्य पर काफी युद्ध करा और काफी रोमन साम्राज्य को बहुत उन्होंने क्षति, बहुत हानि पहुंचाई। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, हमारा इस्लाम का उदय और विस्तार। देखो, अब प्रायद्वीप से निकली इस्लामिक क्रांति ने दोनों प्रमुख साम्राज्य रोमन और ससानी के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त कर लिया और 642 तक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के केवल 10 वर्षों के भीतर ही मुस्लिम सेनाएं सीरिया, मिस्र और इराक तक फैल गई थी। ठीक है, बस ये चैप्टर में इतना ही था। जो मैंने पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको आपके एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्यार सा कमेंट और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम चैनल से भी ले सकते हैं।